हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के लिए जो प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक का परीक्षा होना है, उसके लिए सामान्य अध्ययन का चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान से आपकी परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें समसामयिकी, करंट अफेयर, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल सभी पार्ट से इसमें क्वेश्चन होंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में भी सभी पार्ट से क्वेश्चन को रखे गए हैं। कुल महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत जो है मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत जो है ये जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में जो है इसका अंतिम संस्करण जो है सहस्त्रहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है, तो उसको सहस्त्रहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली स्थित है, तो कहाँ पे है बौद्धों एवं जैनियों का? तो यहाँ पे कौशाम्बी में है, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर जो है स्थित कोसम नामक स्थान पर प्राचीन काल से था ये कौशाम्बी, वहीं पे ये स्थित है। बौद्ध एवं जैनियों का दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय का शासनकाल जो है विजयनगर में साहित्य की क्लासिकी युग माना जाता है, और उसके दरबार में जो है तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि रहते थे, जिसे जो है अष्टदिग्गज कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निकास का सिद्धांत, इसको बहिर्गमन का सिद्धांत भी कहते हैं, बहिर्गमन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसी को अफवाह का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका जो प्रतिपादन किया था दादाभाई नौरोजी ने किया था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो कूका आंदोलन की नींव कहाँ पे पड़ी थी? तो ये पंजाब में पड़ा था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कूका आंदोलन एक आरंभिक स्वरूप धार्मिक था इसका, और किंतु बाद में जो है यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में जो है परिवर्तित हो गया, और इस विद्रोह की शुरुआत जो है पंजाब में लगभग 1840 ईस्वी से शुरू हुई थी, और इसमें जो है भगत जवाहरलाल द्वारा जो है इसको शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये था वाजिद शाह अली शाह का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, और इन्हें जो है भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई, किसके नेतृत्व में? तो 1916 में तिलक के द्वारा, और 1916 सितंबर में जो है एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अप्रैल 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने, और सितंबर 1916 को जो है एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और एनी बेसेंट ने जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जो है 1948 से लेकर के 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, और इस पद पर वे जो है 26 जनवरी 1950 तक रहे थे।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में संशोधित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे और उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय गणराज्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः कहें तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो ये जनहित याचिका से। ठीक है, भारत में न्यायिक सक्रियता जो है जनहित याचिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव होते हैं। तो पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 243 के अनुसार जो है पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर मनाया जाता है। 10 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन जो है वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार दिवस की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो कुल 9 राज्य हैं। ठीक है, कुल 9 भारतीय राज्यों की सीमाएं जो हैं समुद्र से लगी हुई हैं, जिनमें गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये 9 राज्य हैं। ठीक है, और सर्वाधिक गुजरात राज्य की तथा सबसे छोटी समुद्री सीमा रेखा वो गोवा राज्य की है। ठीक है, सबसे लंबी गुजरात की है और सबसे छोटी गोवा की है। तो इसको भी आप लोग दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है कौन सी नदी? तो वो है नर्मदा। ठीक है, भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 नदियाँ मानी जाती है ना, नर्मदा हो गया, ताप्ती भी बहती है और माही। ये 3 नदियाँ जो हैं ये पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती हैं। और गंगा जो है ये गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको भी गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपी में पूछेगा तो गोदावरी हो जाएगी। 2-3 पॉइंट हैं, यहाँ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे मिलती है? तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलती है। सबसे ज़्यादा तो केरल में है, सबसे ज़्यादा जो है केरल में मिलता है, लेकिन केरल ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र का आता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण जो है होने वाली तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और इसका सर्वाधिक विस्तार अगर देखा जाए तो केरल राज्य जो मालाबार तटीय प्रदेश है उसमें, और उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था, कहाँ पे? तो ये माकूम में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं जो है ऊपरी असोम के माकूम क्षेत्र में जो है 26 मार्च 1867 को 118 फीट की गहराई तक खोदा गया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है
क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। नीले रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे ज़्यादा होता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, जब सूर्य किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास पहुंचता है और शेष रंगों का मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है, ठीक है, क्योंकि संसार के जो सभी जैव पदार्थ हैं वो कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं और कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो ये लौह के अवशोषण में, ठीक है, विटामिन सी जो है लौह अवशोषण में मदद करता है और इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है विटामिन सी को। अगला क्वेश्चन है, करनाल बंट रोग किस फसल में पाया जाता है? तो ये गेहूं फसल का है, ठीक है। करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो टेलेसिया वंश के कवकों से होता है। यह गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है और इसको जो है गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है, ठीक है, क्योंकि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में जो है परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं और अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में ही होता है और अन्य तारे की तरह जो है सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर जो है हीलियम का निर्माण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस हरित गृह गैस नहीं होता है, तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन हो गया और जलवाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सभी जो है हरित गृह गैस के रूप में जाने जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधानों में जिस नए शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है वह है, तो वह कौन सा है? तो वो है 5+3+3+4, ठीक है। नई शिक्षा नीति जो है कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधारित है ये, और जिसमें जो है स्कूली शिक्षा का मॉडल जो तैयार किया गया है उसमें 5+3+3+4 रखा गया है। यह मॉडल जो है 3 से 18 की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है, तो 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को ये शामिल करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है? तो वनों का उच्चतम प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? तो ये मिजोरम में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य जो है वो मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका? तो नाइट्रोजन का। वातावरण में जो है सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार जो है 78% मात्रा जो है नाइट्रोजन की होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो वो धारणीय विकास, ठीक है। धारणीय विकास से एक कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है, ठीक है, और वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, ठीक है। जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण में देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इसका कोई संबंध पर्यावरण से नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विकास की मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? तो सबसे पहले किया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ये स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के आधार पर मानव विकास को मापने की प्रक्रिया के तहत मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किया था। और मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के निर्देशन तथा प्रोफेसर अमर्त्य सेन सहित कई अन्य अर्थशास्त्रियों के सहयोग से किया गया था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उड़ीसा, तीसरे नंबर पे आता है आपका गुजरात, ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या जो है 1,53,16,784 आंकड़ित किया गया था 2011 में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है। जनगणना नगरों की संख्या कुल कितनी है? तो वो है 3892। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या जो थी 1892 थी। ये अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है इसको 3894 माना गया था। जो अंतिम आंकड़ा आया था उसमें 3894 दिया हुआ था, लेकिन शुरुआत में जो है 3892 था। तो 3894 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र जो है वो आगरा और कानपुर हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो वर्ष 2019 के अंत तक उत्तर प्रदेश में जो है देखा जाए तो नोएडा में इसकी स्थापना 1991 में ही हुई गई थी। कानपुर में जो है सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना 2001 में हुआ है। ठीक है, और लखनऊ में भी हुआ है। ठीक है, तो लखनऊ में हुआ है कब? 2001 में, और कानपुर में ये 2002 है। ठीक है, और इलाहाबाद में भी है, इसकी स्थापना 2003 में। तो उत्तर प्रदेश में नोएडा में सबसे पहले हुआ था सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना 1991 में। उसके बाद जो है आपका लखनऊ में 2001 में हुआ था, कानपुर में 2002 में हुआ था, इलाहाबाद में 2003 में हुआ था। तो 4 हैं, इन चारों को महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए जो है वित्त मंत्रालय उत्तरदायी होता है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है और इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें जो है देश के विगत वर्षों की आर्थिक स्थिति की जो है समीक्षा की जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्विनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो सिनकोना नामक पेड़ के पौधे के जो है छाल से ये तैयार किया जाता है क्विनैन। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन की पहल जो है संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। ठीक है, ये बताता है अनुच्छेद 368 का सब आर्टिकल 2। ठीक है, इसमें जो है भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र तो ये वीणा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक साहित्य में जो है वीणा के प्रचलन का उल्लेख प्राप्त होता है। वीणा विद्या की देवी माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र भी माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मोतीलाल वोरा जो थे वह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये सही है। वह वर्ष 1993 से 96 तक बिहार के राज्यपाल रहे, ये गलत है। ये बिहार के नहीं थे, ये कहाँ के थे, यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के थे। और वह 2000 से लेकर के 2018 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यानी पहला और तीसरा इसमें सही है मोतीलाल वोरा के बारे में। ठीक है, ये गलत हो जाएगा दूसरा वाला, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। तो यहाँ पे आपका कूट नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी को। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1887 को मद्रास, चेन्नई के टूर इरोड नगर में हुआ था। अगला है, 1 से लेकर के 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडिया हैकथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। तो ये शिक्षा मंत्रालय से। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल पर, ठीक है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 में के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कैरोलिना मारिन। ठीक है, ये स्पेन की हैं, इन्होंने जीता है। ठीक है, और ताई त्युंग यिंग जो है ये उपविजेता हैं। ठीक है, ये उपविजेता हुई हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। तो जैसे कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, यदि CHANTED को किसी कोड में GEXKQBA लिखा जाता है तो MAY को उसी कोड में क्या लिखा जाता है? तो यदि हम C से Z पे जाते हैं तो -3 होता है, H से हम E पे जाते हैं तो -3 होता है, A से हम K पर जाते हैं तो -3 होगा, N से हम Q पे जाएंगे तो -3 होगा, E से B पे जाएंगे -3 होगा, D से A जाएंगे -3, यानी -3 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से M से -3 पे जाएंगे तो हम कितना क्या आएगा? तो J हमको प्राप्त होगा। A से -3 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? X प्राप्त होगा। Y से -3 पे जाएंगे तो क्या होगा? V प्राप्त होगा। तो JXB आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। JXB यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द युग्म को चुनना है। तो जनवरी कितने दिनों की होती है? 31। जुलाई कितने दिनों की होती है? 31। अगस्त कितने दिनों का होता है? 31। नवंबर कितने दिनों का होता है? 30। तो यहाँ पे नवंबर ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अन्य से ये भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, यदि MOBILE को ZAMSUM के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में TUMOR को कैसा लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यम से जेड तक जाने में +13 हो रहा है,
ओ से ए तक जाने में हमको +12 हो रहा है, बी से एम तक जाने पर +11 हो रहा है, आई से यू जाने पर +10 हो रहा है, +9 हो रहा है, यानी एक एक करके घटते जा रहा है, 12, 13, 11, 10, 9, 8 इस तरह से। ठीक है, तो दूसरे को इस तरह से हम करेंगे। तो पहले 13 हमको करना है, तो टी से 13 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिलेगा हमको जी मिल जाएगा। यू से +12 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। एम से +13 हो गया, 12 हो गया, 13, 12, ये 11 होगा, तो यानी एम से 11 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ओ से हमें 10 पे जाना है, फिर 10 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसके बाद आर से हमको 9 पे जाना है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो GGXYA। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं GGXYA किस में है, बी में है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद कौन सा दिन होगा। यदि परसों मंगलवार था तो आज का दिन क्या है, आज का दिन मंगलवार +2 दिन करेंगे, तब क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। आज का दिन यानी क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, और अगला दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा, तथा शुक्रवार के बाद का दिन क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन में कहा जा रहा है कि अधिकतर लड़के क्रिकेट खेलकर खुश होते हैं और अधिकतर लड़कियां गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं, और निष्कर्ष में बताया है कि लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लड़के तथा लड़कियों की खेल के रुचि के बारे में बताया गया है, जिसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बुद्धिमान कौन है। ये दोनों खेल के बारे में बताया गया है, अब बुद्धिमानी के बारे में थोड़ी नहीं बताया गया है, तो इसलिए कह सकते हैं कि निष्कर्ष असंगत है। ठीक है, निष्कर्ष जो है असंगत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये राउरकेला में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फरवरी 2021 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है राउरकेला में भारत का सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का आधारशिला रखा है, और यह नया स्टेडियम जो है बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।